गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब है कि हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं, सपोज कर लो एक बंदूक की गोली चलती है और जब उसका ट्रिगर दबाया जाता है तो जितनी मोमेंटम के साथ गोली आगे को जाएगी, बुलेट आगे को जाएगी, उतनी ही मोमेंटम के साथ इक्वल अपोजिट फोर्स उसको पीछे की ओर धकेलेगी। एंड दैट इज वाई द गन रिकॉइल्स। और यही कारण है कि वो गन जो है वो एक पीछे की तरफ जोरदार धक्का लगाती है। सपोज ए और बी दो पार्टिकल हैं और ये ए है, ये बी है, और एफ ए है फोर्स, एफ ए बी एक फोर्स है जो पार्टिकल ए लगा रहा है बी की तरफ, और एफ बी ए ऐसी फोर्स है जो कि पार्टिकल बी लगा रहा है ए पर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। इसका मतलब क्या होएगा कि एफ ए बी और एफ बी ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होना है और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होनी है। इस माइनस का मतलब है कि एक दूसरे से उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी है। दैट इज वाई जब एक गन है, जब एक गन चलाई जाती है तो जो गोली होती है वो तो इधर से चलती है, वो तो इस तरफ को जाती है, और जितनी मोमेंटम के साथ इधर को जाएगी उतने ही मोमेंटम के साथ इसको पीछे की तरफ जो धक्का लगेगा, और इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होनी है, लेकिन फोर्स जो होती है वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब एक बात इसके बाद आती है आप में है कि न्यूटन्स सेकंड लॉ is the real law of motion. Newton's second law of motion is real law. अब रियल लॉ मतलब हो गया, रियल लॉ जो कहने का हमारा ये मतलब है कि अगर हम फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ जो है तो वो दोनों न्यूटन्स के सेकंड लॉ में ऑलरेडी समाहित हैं। दे आर इन द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हमने पढ़ा था कि वो ये क्या कहता है कि जो फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम। अब पहले हम ऐसा करते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ निकालने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट लॉ फ्रॉम द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम जानते हैं फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए है जी, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये एफ जो है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन जो है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर नाउ इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हो गया कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, देन अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसका मतलब एफ इज इक्वल टू जीरो हो गया जी। एफ जीरो हो गया तो इसका मतलब एम ए इज इक्वल टू जीरो है। अब एम तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि मास तो जीरो नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ए जो है तो वो जीरो है। अब ए जो होती है एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लिखेंगे dv बटे dt को ऐसे, इफ v इज द वेलोसिटी देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू dv बटे dt, इट इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए आपने
डिफ्रेंशिएशन पढ़ी थी उस समय आपने ये चीज पक्का पढ़ी होगी कि इफ द डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू 0, इन दैट केस द फिजिकल क्वांटिटी इज ए कांस्टेंट। हमने ऐसा पढ़ा था कि एक कांस्टेंट जो है उसकी डिफ्रेंशिएशन 0 होती है, और अगर dv बटे dt इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि v जो वेलोसिटी जो है तो वो क्या है, एक कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट तो दो ही कंडीशन में हो सकती है। एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि वो बॉडी रेस्ट में है, अगर वो रेस्ट में है तो v इज इक्वल टू 0 है जी, सीधी सी बात है, ये भी कांस्टेंट है। और दूसरा नंबर ये उस कंडीशन में हो सकती है कि अगर बॉडी इन मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी सेम है। अगर सपोज कर लो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो इतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो यही था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसमें हमने ये बात कही थी कि अगर तो बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में पड़ी रहेगी, अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो उसी स्पीड के साथ या उसी वेलोसिटी के साथ, उसी यूनिफॉर्म मोशन के साथ चलती रहेगी जितनी देर हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। मतलब कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो उसी यूनिफॉर्म मोशन के साथ चलती रहेगी। तो ये दोनों बातें यहाँ हमारे पास प्रूव हो गई हैं। एंड तो हम इसलिए कहते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास हो तो हम उसमें से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम निकाल सकते हैं, वहाँ से डिराइव कर सकते हैं, वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। नो अब हम लेते हैं कि इसका थर्ड लॉ कैसे हम सेकंड लॉ से हम डिराइव कर सकते हैं। अब थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही बात तो कही थी। तो हम एक ऐसा सिस्टम मान लेते हैं जो आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिस पे कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल फोर्स बाहर से काम नहीं कर रही है। ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें एक पार्टिकल 1 है, एक पार्टिकल 2 है, दो पार्टिकल हैं, और F12 है एक ऐसी फोर्स जो कि F12 एक ऐसी फोर्स है विच इज एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल 1 ऑन पार्टिकल 2 एंड F21 इज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल 2 ऑन द पार्टिकल 1। ऐसा है, ऐसा मान करके चलते हैं। और हम ये मान लेते हैं कि जब ये फोर्स एक्सर्टेड किस में हुई, ये फोर्स हुई एक्सर्टेड कि जब टाइम जो है T1 से लेकर के T2 तक था, बड़ा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम था, उसमें ये मोमेंटम हुई, उस समय ये फोर्स एक्सर्ट हुई। अब हम जानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल में लिख दी उसको, F एक्सटर्नल फोर्स जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऐसा ही होता है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। अब अगर हमने मान लिया कि इसका और इसका दोनों का मोमेंटम अलग अलग था, इसका P1 था, इसका P2 था, और हमने F एक्सटर्नल किसके बराबर हो गया, d बटे dt ऑफ P1 प्लस P2, मोमेंटम का जमा करके दोनों का टोटल मोमेंटम हो गया। अब आइसोलेटेड सिस्टम हमने कहा कि आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है कि जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रही होती है। तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम F एक्सटर्नल जो है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब 0 के बराबर हुआ तो मतलब क्या हो गया कि dy dt ऑफ P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब हो गया dy dt ऑफ P1 प्लस dy dt ऑफ P2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप dy dt ऑफ P1 क्या हो गया हमारे पास F12,
इसका मतलब F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0 हो गया। मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल 1 आ गया F12 विच इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल 1 ऑन द 2, और dt ऑफ P2 क्या हो गया, F21 हो गया। F12 प्लस F21, इसको पूरे को लिखना है आपने, इनके ऊपर जो है वेक्टर जरूर डालने हैं क्योंकि दीज ऑल आर द वेक्टर क्वांटिटीज। तो F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0, तो हम ये लिख सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21 लिख सकते हैं, ये इक्वल टू के उधर चला जाएगा। एंड सो माय डियर स्टूडेंट्स, यही चीज़ तो हमने अभी भी पढ़ी थी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही बात कहता है। सो हम ये बात कह सकते हैं कि न्यूटन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ एंड बोथ द फर्स्ट लॉ एंड द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ। तो इसलिए ये एक क्वेश्चन है आपके सिलेबस में है, अच्छे से कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास एक आता है, नया सब टॉपिक है, वो है कि इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स। आपके सिलेबस में अगर आप सिलेबस निकाल करके देखें जो हमारा स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का है, तो उसमें इम्पल्स लिखा है। इम्पल्स जो करने से पहले हमको थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, इम्पल्सिव फोर्सेस क्या होती हैं उसको हम कर लेंगे, थोड़ा सा उसका कंसेप्ट हम देख लेंगे। इम्पल्सिव फोर्सेस, इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, द फोर्स विच एक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड एज इम्पल्सिव फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस जो कि बड़े कम समय के लिए एक्ट करती हैं उनको हम इम्पल्सिव फोर्सेस कहते हैं। एग्जाम्पल, अब जब आपने देखा होगा कि कील को जब हथौड़े के साथ स्ट्राइक करते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, बड़े थोड़े से टाइम के लिए जो फोर्स उस पर एक्ट करती है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, जब बॉलिंग आती है, बॉल आता है, तो हम बैट के साथ हिट करते हैं, दैट्स आल्सो फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, वो भी बड़े थोड़े टाइम के लिए आती है। अगर बच्चे कोई फुटबॉल खेलते हैं तो जब फुटबॉल को हम किक लगाते हैं, वो भी बड़े बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए होती है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द इम्पल्सिव फोर्सेस, कि जो फोर्स बड़े कम टाइम के लिए एक्टिवेट होती है, कम टाइम के लिए एक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्सिव फोर्स। अच्छा, अब देखिए कि इम्पल्सिव फोर्स जो होती है ये क्या करती है, एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि बिल्कुल थोड़े सारे टाइम के लिए है। पहले आती है, उसकी जो वैल्यू बढ़ती है, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और ये बात बड़े कम समय में होती है। जैसे आपने मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हिटिंग द बॉल विद द बैट, जब बॉल आता है तो वो जो हम बैट उस पर स्ट्राइक करते हैं वो बिल्कुल थोड़े सारे टाइम के लिए होता है, वो तो बड़ी तेजी से के साथ आ रहा होता है, उसके साथ स्ट्राइक करता है, तो विद इन अ वेरी स्मॉल टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ये कि वो आपने डायरेक्शन भी चेंज करके एनी हो व्हाट हैपन्स, वो तो बात की बात है, लेकिन फोर्स जो होती है वो एक्ट करती है, दैट इज फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इसलिए हम क्या कर पाएंगे कि अब इसकी वैल्यू तो एक जैसी रहती नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम नेट और द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम उसको लेते हैं कि टोटल और एवरेज और टोटल इफेक्ट क्या है फोर्स का। और ये जो टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है इम्पल्सिव फोर्स का, उसको इम्पल्स कहते हैं। एक बड़ा इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बड़ा थोड़ा सा अंतर है इम्पल्सिव फोर्स और इम्पल्स में। इम्पल्सिव फोर्स वो फोर्स होती है कि जो बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट करती है, और इम्पल्स क्या हो गया, इम्पल्स हो गया टोटल इफेक्ट ऑफ लार्जर फोर्स विच एक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड एज इम्पल्स। अब इम्पल्स में क्या होता है, हमारे पास चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी होता है। अब जैसे उधर से आ रहा था बॉल, यहाँ से स्ट्राइक हुआ, उस तरफ चला गया या इधर चला गया, यानी हो वो किधर को भी गया, वेलोसिटी उसकी पक्का कम होगी, लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि उसमें क्या होता है कि एक फाइनाइट चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी होता है। और इसको इम्पल्स को लिखने के लिए कुछ आपको बुक्स मिलेंगी, उसमें आई से लिखा जाता है, कुछ में जे से लिखा जाता है, आपकी मर्जी है किसके साथ मर्जी लिखें।
तो मैं इसको जे के साथ ही लिख देता हूं. इट इज डिनोटेड बाय द लेटर जे एंड इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स विच एक्ट्स फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम इनटू टाइम इंटरवल. फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, कितने टाइम के लिए वो फोर्स एक्ट हुई. सो इंपल्स जो होगी इट इज इक्वल टू एफ इंटू टी. अब हमने एक बात कही है कि हमने अभी कही कि ये ऐसी फोर्स है जो बड़े कम समय के लिए होती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां भी लिखेंगे डी जी, तो एफ इंटू डी टी लिखेंगे. ऐसे लिखेंगे इसको, डी जे इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी, ऐसे लिखेंगे. डी टी इसका इसलिए हमने लिखा है कि इट्स अ फोर्स विच एक्ट्स फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड इट इज इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम. इसी को हम इधर ही हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि इट इज इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम. अब ये इम्पल्स जो होती है ये क्या पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, और ये जीरो भी हो सकती है. ये डिपेंड करता है कि जो मोमेंटम है बॉडी की वो इंक्रीज हो रही है, जब वो डिक्रीज हो रही है, जब वो सेम रहती है. जैसी वो होगी उसी के अनुसार ये डीजे जो है इसकी वैल्यू चेंज होगी, इसकी वैल्यू बनेगी, अलग अलग उसी के मुताबिक बनेगी. एक्सप्रेशन निकालते हैं हम इम्पल्स की. अगर एक फोर्स किसी बॉडी पर लगी और टाइम t1 से लेकर के t2 तक, मतलब ये बिल्कुल स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम था, तो हम क्या करेंगे, डी आई इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी लिखेंगे. तो जो डी जे इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी है, तो टोटल फोर्स कितनी होगी, एवरेज फोर्स कितनी होगी, वो होगी जे, और वो किसके बराबर होगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी जे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी. अब यहां पर एक बात देखिएगा कि इसको इंटीग्रेशन हम कहां से कहां करेंगे. आपने लिमिट्स की बात कही थी, हमने कहा कि टाइम इसका t1 से लेकर के t2 तक है, तो इसको लिमिट हम लगाएंगे t1 से लेकर के t2 तक. अब इसको हम क्या कैसे करेंगे, तो ये j किसके बराबर हो जाएगा, f तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ t1 से लेकर के t2 तक है, तो अंदर बचा dt इज इक्वल टू f. अब जो dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद बचेगा हमारे पास t, तो ये t1 से लेकर के t2 तक है. यहाँ एक बात का ध्यान रखना, जो बच्चे मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं, मैथ में जब वो इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, लेकिन हम चूंकि यहाँ पर इतनी डीप में हम नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम ओमिट करते हैं, उसको हम छोड़ दिया करते हैं. लेकिन जब उसमें आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, तो तब आपको इंटीग्रेशन का कांस्टेंट जो है वो उसको यूज़ करना है, उसका भी आपको ध्यान रखना है. तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ इंटू आ जाएगा, पहले ऊपर वाली लिमिट t2 माइनस दूसरी वाली लिमिट नीचे वाली t1, ये आ गया t2 माइनस t1. तो इसको मैं लिख सकता हूं f इंटू डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज इक्वल टू t2 माइनस t1 इज ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इम्पल्स किसके बराबर होगी, इम्पल्स विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द स्मॉल इंटरवल फॉर विच द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका जो अपना यूनिट क्या होगा. अब यूनिट देखिए, एफ का यूनिट है न्यूटन और टाइम का यूनिट है सेकंड, इसलिए इसका यूनिट हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड, लिख सकते हैं इसको न्यूटन सेकंड. फिर आती है बात की कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा. अब डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, mlt माइनस 2 आता है इसका फोर्स का, इंटू टी आ गया इसका हमारे टाइम का, तो ये -2 ये +1 आ गया, तो क्या बचेगा mlt माइनस 1 इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा. तो इसलिए दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स सॉरी एंड इम्पल्स. अब इसके बाद एक आती है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्सिव मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्सिव मोमेंटम थ्योरम. अभी हम क्योंकि हम जब इम्पल्सिव फोर्स और इम्पल्स पढ़ रहे थे
तो हमने एक बात हमने कही थी कि इट इज इक्वल टू द फाइनाइट चेंज इन द मोमेंटम, ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अब हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उन्होंने क्या कहा था, F इज इक्वल टू, जो फोर्स होती है एक्सटर्नल फोर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या हो गया कि F इज इक्वल टू d/dt ऑफ P। इफ P इज द मोमेंटम देन F इज इक्वल टू dP/dt। अब ये dt इधर आ जाए तो क्या बन जाएगा, F इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी। ठीक है जी, ऐसे हो जाएगा। अब आप देखिए जब t इज इक्वल टू 0, जब t इज इक्वल टू 0 था उस समय मोमेंटम क्या होगा जी, इज इक्वल टू P1 हो सकता है। t 0 है तो मोमेंटम P1 हो सकता है। और जब टाइम, मैं इसको t नहीं लिखूंगा, मैं इसको टाइम लिखता हूं यहां पर, ठीक है। व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 मोमेंटम इज इक्वल टू P1 एंड व्हेन टाइम इज इक्वल टू t, जब टाइम t हो गया थोड़ी देर के बाद, तो उस समय मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, P2 के बराबर हो जाएगा जी। तो फिर हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन जो है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को हम इंटीग्रेट करेंगे विद इन दीज लिमिट्स, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ F ऑफ dt, ये इंटीग्रेशन की लिमिट बन जाएगी t1 से लेकर के t2 तक, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dp, और इसकी लिमिट क्या बनेगी, p1 से लेकर के p2 तक, क्योंकि जो टाइम हमारा चेंज हुआ t1 से t2 और मोमेंटम हमारी चेंज हुई p1 से लेकर के p2 तक। अब करेंगे इसकी आप इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या बनेगा, f तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dt इंटीग्रेशन ऑफ t1 से लेकर के t2 तक। तो इज इक्वल टू dp की जगह तो सीधा अंदर बचेगा p, और ये बन जाएगा p1 से लेकर के p2 तक। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा अंदर t, और इधर बचेगी t1, और इधर ऊपर होगी t2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, P2 ऊपर वाला और माइनस P1 जो नीचे वाला। फिर क्या हो जाएगा, ये t जो है, हाँ सॉरी एक गलती रह गई हमारी, तो ये 0 से t था तो हमने t1 से t2 लिख दिया, ये एक्चुअली 0 से t लिखना है। सॉरी बेटा, इसको ठीक कर लेना। ये बन जाएगा 0 से लेकर t तक, 0 से लेकर t तक टाइम था, क्योंकि t1 t2 नहीं था। तो अब क्या करेंगे, पहले ऊपर वाली लिमिट फिर नीचे वाली लिमिट, क्या होगा, f इंटू टी माइनस 0 इज इक्वल टू P2 माइनस P1। तो ये कितना आएगा, ये ft इज इक्वल टू P2 माइनस P1। तो f किसके बराबर आ जाएगा, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय t। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू कि f किसके बराबर आ गया, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई t। तो f हम ऐसे भी ले सकते हैं, t इसके नीचे भी है, इसके भी नीचे है, तो ये आ गया P2 बाई t, और ये माइनस P1 बटे t। मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये हमारी एवरेज जो होती है, एवरेज फोर्स है, एवरेज फोर्स है ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। क्योंकि इम्पैक्ट तो बड़ा, हमने आपसे बात की कि जो क्या होती है, ये फोर्स यकदम पहले बढ़ेगी फिर यकदम कम भी हो जाएगी, क्योंकि बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। इसलिए हम इसको किसी एक जगह पर तो निकाल नहीं पाएंगे, इतना छोटा इम्पैक्ट होता है, इसलिए हम एवरेज फोर्स निकालते हैं, इसको हम पी एवरेज लिखेंगे। तो पी एवरेज किसके बराबर हो जाएगा, P1 बटे टी, सॉरी P2 बटे टी माइनस P1 बटे टी। और इस तरीके से हम कहते हैं कि जैसे हमने इसकी स्टार्टिंग में डेफिनेशन की थी, वहां भी हमने इसी को बात की थी कि 10 प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम, ये जो है 10 दी प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग द इम्पैक्ट, ये इसके बराबर होगी। और इसको हम कहते हैं
इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो फिर उसके बाद एक चीज और आती है इसमें कि ग्राफिकली इसको हम कैसे शो कर पाएंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस द इम्पल्स ग्राफिकली। ग्राफिकली हम इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। हमारे पास दो केसेस आते हैं। एक केस पहला ये आता है कि व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। तो अगर कांस्टेंट फोर्स एक बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, इधर टाइम है इधर फोर्स है, फोर्स, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। अगर फोर्स कांस्टेंट एक्ट कर रही है तो ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस, क्योंकि हमारी फोर्स कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही है, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो अगर ऐसा है तो एफ टी किसके बराबर हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू द एरिया अंडर दिस ग्राफ। इस लाइन के नीचे जो एरिया होगा इट विल बी इक्वल टू इम्पल्स। तो यहां पर कितना होगा अंडर एफ टी ग्राफ। इसमें अगर हम एफ टी ग्राफ में एरिया निकालते हैं तो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ किसके बराबर हो जाएगा, अगर यहां से यहां तक एफ है और यहां से यहां तक हमारा जो डेल्टा टी है, तो एफ टी ग्राफ किसका बराबर हो जाएगा, एफ इंटू डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी, क्योंकि इसके अंदर का एरिया निकालना है ना। एरिया इसके अंदर क्या हो जाएगा, अगर ये हमारा टाइम था तो ये एक रेक्टेंगल बनता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है एक लेंथ मल्टीप्लाइड बाय उसकी ब्रेड्थ, ये एफ इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो सो ग्राफिकली हम शो कर पाते हैं कि अगर कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है किसी एक बॉडी के ऊपर तो इम्पल्स किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय एफ टी कर्व। एफ टी कर्व और एफ टी, तो ये मैं कहूँगा स्ट्रेट लाइन, इसके कारण जो रेक्टेंगल बना उसका एरिया बनेगा और वो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, एफ इंटू डेल्टा टी। और ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स फॉर द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ये था पहला केस। और दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है जैसे कि जो कि प्रैक्टिकली होता है कि इसका जो फोर्स होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो जकदम बढ़ता है, फिर उसके बाद वहाँ जो है बड़े स्मॉल इंटरवल के लिए वहाँ पर रह करके दोबारा आ जाता है पीछे। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर इधर हमारा टाइम है इधर हमारा फोर्स है तो वो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो इस केस में हमारी इम्पल्स किसके बराबर होगी, इम्पल्स हमने क्या किसके बराबर होता है कि इम्पल्स होता है कि उसकी कर्व जो होगी उसके अंदर का एरिया, मतलब जे किसके बराबर हो जाएगा, जे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डेल्टा टी। अगर जहां से यहां तक डेल्टा टी है और यहाँ से यहाँ तक टोटल एफ है तो हमारी ये किसके बराबर हो जाएगी, एफ इंटू डेल्टा टी। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर अब चूंकि इसकी जो है तो कांस्टेंट तो है नहीं, इसलिए हम इसके लिए ये बात लिखेंगे कि एरिया अंडर द फोर्स टाइम कर्व। अब फोर्स टाइम कर्व क्या हो गया, अगर इसको हम ओ नाम दें, इसको ए दे दें, इसको बी दे दें, तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व ओ ए बी, ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। और एरिया अंडर ओ ए बी अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमारा T1 से लेकर के T2 तक रहना है। अगर यहाँ पर 0 से T है तो यहाँ पर 0 से लेकर के हम T लिख देंगे। एंड और ये जो 0 से T है ये बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है, बहुत स्मॉल इंटरवल टाइम है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ क्योंकि इस बात को हमेशा याद रखना, इम्पल्स और आर्म फोर्स में अंतर होता है। इम्पल्स फोर्स जो होती है, इम्पल्सिव फोर्स जो होती है, इट इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, एप्लीकेशंस हमारी काफ़ी सारी हैं, आपसे खूब सारी हम डिस्कस कर लेते हैं, जितनी आपको याद रह जाए उतनी आप लिख देना।
आपने सबसे पहले अगर क्रिकेट खेलते हैं तो आपने देखा होगा जब बॉल आती है, बॉल को हिट किया किसी ने बैट के साथ और आप फील्डिंग कर रहे हैं, आप उस बॉल को कैच करते हैं। लेकिन कैच करते हुए आप तो खुद को देखने को शायद नहीं पता चलेगा, दूसरे को कैच करते हुए देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो क्या करता है, हाथ को पीछे लाता है। हाथ को पीछे क्यों लाता है? इसलिए लाता है कि एफ डेल्टा टी है ना, आपकी जो फोर्स इंपल्स जो है, अब फोर्स तो बहुत ज़्यादा है, आ रही है, आप क्या करेंगे, इस टाइम को बढ़ा लेंगे। इस टाइम को बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि एफ डेल्टा टी तो सेम रहना है, इंपल्स तो सेम रहनी है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा टी को बढ़ा लेंगे तो फोर्स कम हो जाएगी। मतलब कहना हो गया कि जब आप बॉल को कैच करते हैं तो कैच करने का जो टाइम जो है, जब आपके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, वो टाइम आप बढ़ा लेते हैं ऐसे करके, एंड दैट इज़ वाई फोर्स कम लगती है। और अगर आप उसको खुद इसका एक्सपीरियंस करके देखें, अगर हाथ उधर रखते हैं तो आपको काफ़ी जोर के साथ लगती है, और हाथ थोड़ा पीछे करते हैं तो उतनी आपको लगती नहीं है, और इजीली आप उसको पकड़ पाते हैं, कैच कर पाते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल। अब नंबर 2 एग्जांपल होती है कि अगर ऊपर वाला ना करे, कहीं आप गिरें, तो आप सीमेंट का, अगर नीचे कंक्रीट हो, वहाँ अगर आप गिरें तो आपको ज़्यादा लगती है। अगर आपको रेत का ढेर हो, उसके ऊपर आप गिरें तो आपको उतनी नहीं लगती जितनी कि आप अगर सीमेंट के ऊपर गिरे होते तो तब आपको लगती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि सीमेंट या कंक्रीट जो होती है वो बिल्कुल हार्ड होती है, लेकिन जब रेत के ऊपर आप गिरेंगे तो रेत के ऊपर पहले तो स्लिप होंगे, फिर आकर के गिरेंगे, तो वो स्लिप होने का जो टाइम है, इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड, आपका टाइम बढ़ गया, और जब आपका टाइम बढ़ा तो आपकी फोर्स जो है तो वो कम हो गई, इसके कारण आपको उतनी लगती नहीं। ये था नंबर 2। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, आपने गाड़ियों में शॉक अब्जॉर्बर देखे होंगे लगे हुए, जिनको शॉकर कहते हो आप। वो किस लिए लगाए जाते हैं? वो इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर आप गाड़ी जब रोड पे चलती है, तो अब रोड में तो क्या है, तो इतना वो नहीं होता, साफ नहीं होती रोड, तो उसमें आपको जंप लगते हैं। तो उसको जंप लगने के लिए क्या करते हैं कि गाड़ी को उसको जंप लगना है, तो वहां पर स्प्रिंग लगा करके क्या करते हैं, हम टाइम बढ़ा देते हैं कि ऊपर से जर्क लगेगी तो ये जो स्प्रिंग जो है वो धीरे धीरे दबेगा। अगर गाड़ी ऊपर की उछल रही है तो ये स्प्रिंग धीरे धीरे बाहर आएगा, मतलब टाइम बढ़ गया। अब टाइम बढ़ेगा, फोर्स कम हो जाएगी। तो इसलिए ऑटोमोबाइल्स में, इन ऑटोमोबाइल्स द शॉक अब्जॉर्बर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल of the impact of the force, and by increasing the time interval the force can be decreased। तो इसलिए आपको नुकसान नहीं होता। नंबर 4, हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाए, हमारी बॉडी को आप एट ए टाइम जर्क आकर के लग जाए, हमारी बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है। और हमारी बोन्स फ्रैक्चर क्यों होती हैं? हमारी बोन इसलिए फ्रैक्चर हो जाते हैं कि जब एक झटके के साथ हमें लगती है तो वो इतना स्मॉल इंटरवल होता है कि फोर्स ज़्यादा हो जाती है, तो उसके कारण हमारी बोन जो होती हैं वो फ्रैक्चर हो जाती हैं। और अगर बाई चांस आपका टाइम इंटरवल बढ़ा दिया जाए तो आपकी बोन्स फ्रैक्चर्स नहीं होंगी। एक्सीडेंट के साथ जो बोन हमारी फ्रैक्चर होती हैं उसी के लिए होती हैं, क्योंकि टाइम इंटरवल कम होता है, फोर्स ज़्यादा हो जाती है। And next example, 5th example is that it is very easy for you to catch a tennis ball rather than a cricket ball। एक जो क्रिकेट का बॉल होता है उसमें मास ज़्यादा होता है, एक टेनिस बॉल होता है उसका मास कम होता है। इसलिए जितना मास ज़्यादा होगा इतनी उसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी और इतना ही उसका फोर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। इसलिए जितना लाइट बॉल होगा इतना आपके लिए कैच करना इजी होगा, क्योंकि फोर्स कम आ रही होगी। और फर्दर मोर दूसरा ये होता है कि उसको आप जो पीछे करके हाथ उसका टाइम लैग बढ़ा सकते हो, आपको कम उसका इम्पैक्ट हो। 6th example, if you have seen the bogies of a railway,
अगर आपने रेल की बोगीज देखी हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर दो बोगियों के बीच में दो स्प्रिंग लगाए जाते हैं, बूफर कहते हैं उनको, बफर्स, एंड दीज buffers are used to increase the time interval of the impact of the force। जब दो बोगियां जब ये रेलवे ट्रैक पे चलती हैं, जब आगे इंजन ब्रेक लगा देता है तो वो एक दूसरे से टकराने की कोशिश करती हैं, इसलिए उनके टकराने से नुकसान ना हो, इसलिए उनके बीच में हम बफर्स लगा देते हैं, स्प्रिंग बड़े बड़े लगा देते हैं। उनसे क्या होता है, टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाता है, फोर्स कम हो जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो पहले चीनी के बर्तन कहा करते थे, इसलिए कहा करते थे क्योंकि ये जो चाइना वेयर होता है, सिरामिक जो होता है, इसके खिलौने जब बर्तन बन करके चीन से आया करते थे, इसलिए हम इसको चाइना वेयर कहा करते थे कि चाइना से आने वाले खिलौने या चाइना से आने वाली चीज़ें। तो उनको आपने देखा होगा कि अब चूंकि वो फ्रैगाइल होते हैं, जब शीशे के बर्तन वो चाहें उनको भी हम ऐसा ही करते हैं, वो चूंकि फ्रैगाइल होते हैं, टूटने वाले होते हैं बड़ी जल्दी, तो उनको हम रैप कर देते हैं, किसके साथ, कागज़ के साथ, या स्ट्रा ये जो होता है, जो चावल के पौधे जो होते हैं उनके स्ट्रा जो बाद में बच जाते हैं, उनके साथ उनको रैप कर देते हैं। किस लिए कि अगर बाई चांस वो बर्तन गिर जाए तो वो जो स्ट्रा जब हमने बाहर में हमने जो कागज़ लपेटा, जो गत्ता लपेटा है, उसके साथ टाइम ऑफ इम्पैक्ट, टाइम इंटरवल जो है तो वो बढ़ जाएगा, इतनी जल्दी वो टकराएगा नहीं ज़मीन के साथ और वो टूटेगा नहीं। एंड हेंस दे कैन बी प्रिवेंटेड from being damaged। So my dear students, this was all about the impulsive force, impulse momentum theorem, applications of the impulse, and Newton's third law of motion, and how we can say that Newton's second law of motion is the real law। I hope अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न रह जाए, feel free to put a note in the comment box and I will explain it again। Thanks, have a nice day, stay home, stay safe।